गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में संचार माध्यम के बारे में पढ़ा। संचार माध्यम क्या है? तो हमने पढ़ा कि तथ्य, संदेश, सूचनाओं को एक व्यक्ति द्वारा या एक समूह द्वारा दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह तक पहुंचाया जाता है। उसको पहुंचाने का माध्यम क्या है? संचार माध्यम है। और हमने संचार माध्यमों का वर्गीकरण भी पढ़ा। साथ ही साथ संचार माध्यमों के ऐतिहासिक जो आधार पर उसके उत्तरोत्तर विकास को भी हमने पढ़ा कि आरंभ में पशु पक्षियों द्वारा, अब स्थानीय क्षेत्र में मानव स्वयं द्वारा, फिर आगे देखें तो परिवहन साधनों की उन्नति हुई, फिर संचार के माध्यमों में क्या हुआ? विकास हुआ। तो हमने देखा कि मानव ने अपनी सृजनशीलता के आधार पे संचार माध्यमों का विकास किया। साथ ही हमने पढ़ा उपग्रह संचार प्रणाली क्या है। उपग्रह संचार प्रणाली क्या है? उपग्रह संचार प्रणाली के अंदर हम उपग्रह के माध्यम से क्या करते हैं? जो हमारे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग हैं, उन लोगों को इंटरनेट माध्यम से, किसके माध्यम से? इंटरनेट माध्यम से आपस में जोड़ते हैं। इंटरनेट माध्यम से आपस में जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से ही टेलीविजन है, रेडियो है, इन संचार सुविधाओं का क्या हुआ? विकास हुआ है। टेलीफोन का क्या है? विकास हुआ है। तो आज हम इसी से जुड़े हुए आगे जो बिंदु है, साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस इंटरनेट, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? देखो, यह प्रश्न आया आपके 3 नंबर का कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। तो साइबर स्पेस इंटरनेट है, परिभाषा देखिए, कंप्यूटरीकृत, विद्युतीकृत स्पेस या संसार, कंप्यूटरीकृत विद्युतीकृत संसार, जिसे क्या बोला गया है? कंप्यूटरीकृत विद्युतीकृत स्पेस या संचार माध्यम, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस इंटरनेट। क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस इंटरनेट माध्यम, जो किसके माध्यम से होता है? एक प्रोटोकॉल है www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो www के माध्यम से, जो www के माध्यम से जो इंटरनेट आवर्त, जो www इंटरनेट आवर्त प्रोटोकॉल के द्वारा संचालित होता है। भाई, जितनी भी साइटें हैं वो साइटें www के इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से क्या है? संचालित होती है। तो कंप्यूटरीकृत विद्युतीकृत स्पेस या संचार माध्यम जो www इंटरनेट आवर्त प्रोटोकॉल के द्वारा संचालित होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस इंटरनेट। सामान्य हम कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है
इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का मतलब है जो कंप्यूटर के माध्यम से जुड़ा हुआ है, विद्युतीकृत बोला ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो जुड़े लोग हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। इसके बारे में कहा भी गया है कि विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति है तो किसी भी कोने में व्यक्ति, चाहे वो कहीं सफर कर रहा है, चाहे वो ट्रेन में है, चाहे वो जहाज में है, चाहे वो आपके किसी स्थल परिवहन में जा रहा है, चाहे वो वायु परिवहन में जा रहा है, सभी व्यक्तियों के पास क्या है, इंटरनेट डिवाइस है। तो इंटरनेट डिवाइस के माध्यम से हम उस प्रयोक्ता के द्वारा उस प्रयोक्ता से क्या कर सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके द्वारा साइबर स्पेस इंटरनेट के माध्यम से। देखो सीधी सी बात है, ये आपके समझने लायक बात है। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या अब तक क्या चीज आ गई, लेकिन आपने साइबर कैफे का नाम तो सुना है। साइबर कैफे जो सिटीज होती है उनके अंदर एक शॉप होती है, दुकान, जिसमें जो व्यक्ति है वो इंटरनेट के माध्यम से उसकी काफी सारे डिवाइस होते हैं जिनको आवश्यकता होती है, वो अपने टाइम के अनुसार इंटरनेट का प्रयोग करता है। वहां जाकर के उस दुकान में जो भी इंटरनेट से संबंधित कार्य है, आजकल तो क्या है कि इंटरनेट बहुत प्रगति पे हो गया। पहले साइबर कैफे में विशेष जो कार्य होता था वो साइबर कैफे में जाके लोग करते थे, तो वो साइबर कैफे है उससे जुड़ा हुआ है क्या है, साइबर स्पेस इंटरनेट। विश्व में जितने भी आपके प्रयोक्ता है जो कंप्यूटरीकृत माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनसे उनसे आपस में सूचना का जो आदान प्रदान है वही क्या कहलाता है, साइबर स्पेस इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है, साइबर स्पेस इंटरनेट कहलाता है। अब इसकी बात करें तो इंटरनेट के जो प्रयोक्ता है उनकी बात करें तो 1995 में 1995 में जो आपके इंटरनेट के प्रयोक्ता थे वो 5 करोड़ थे। 2000 में देखें तो ये प्रयोक्ता हो गए 40 करोड़। कितने हो गए, 40 करोड़। मतलब प्रयोक्ताओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसके बाद 2005 में देखें ये प्रयोक्ता आपके 1 अरब के लगभग हो गए, यानी 100 करोड़ प्रयोक्ता। और 2016 में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनमें देखें तो 363 करोड़ प्रयोक्ता है वो इंटरनेट के हो गए। यानी इस इंटरनेट माध्यम से जुड़ने वाले प्रयोक्ताओं में विश्व में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इसमें भी हम देखें तो विश्व में सर्वाधिक प्रयोक्ता कहाँ पर है, तो सर्वाधिक प्रयोक्ता आपके यूरोप में है। यूरोप में है, कितने हैं, तो लगभग 49.4% प्रयोक्ता पूरे विश्व के 49.4% प्रयोक्ता कहाँ है, यूरोप में है। और इसके बाद देखें तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रयोक्ता है वो 16.9% है। और जो आपका एशिया महाद्वीप है, यह प्रयोक्ताओं की संख्या देखो कितनी बड़ी जनसंख्या में 10.70% प्रयोक्ता है वो आपके एशिया महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो विश्व में इंटरनेट जो माध्यम है, इस इंटरनेट माध्यम या आपके साइबर स्पेस में प्रयोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये कहा भी जा रहा है कि आगामी वर्षों में पूरा विश्व है इस इंटरनेट की जो विधा है उसके जाल में क्या होगा, फंस जाएगा। और ये हो रहा है, लगातार इसके यूजर में जो है वृद्धि हो रही है। आजकल तो जो है इसके लिए हम कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर आधारित जो मोबाइल है उनके माध्यम से इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है। तो जितने भी जो कार्य हो रहे हैं आपके समकालीन आर्थिक विश्व में वो किसके माध्यम से होने लगे हैं, वो आपके इंटरनेट के माध्यम से होने लग गए हैं। तो आपके प्रश्न भी आता है, प्रश्न क्या आता है, एक बार बोर्ड में प्रश्न भी आया, प्रश्न था समकालीन आर्थिक विश्व में और सामाजिक विश्व में, प्रश्न है समकालीन आर्थिक एवं
सामाजिक विश्व में, समकालीन आर्थिक एवं सामाजिक विश्व में जो आपके इंटरनेट की या साइबर स्पेस इंटरनेट की विधाओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न होता है, या इंटरनेट के माध्यम से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो ये भी आपका प्रश्न बनता है। तो इसके अंदर देखें तो हम जानते हैं ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के माध्यम से, आपके ई वाणिज्य ये भी इसके माध्यम से, आपकी ई शिक्षा ये भी इंटरनेट के माध्यम से। तो ई शिक्षा, ई वाणिज्य, आपके वर्तमान देखें तो ई प्रशासन, ई प्रशासन से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पता है कि सबसे पहले जो ई प्रशासन यानी कागज को हटा के और इंटरनेट के माध्यम से जो कैबिनेट की बैठक की बात करें तो ये जो बैठक जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य ने आरंभ की थी ई प्रशासन के संदर्भ में देखें। और लगभग देखें तो हमारे भारत में अधिकांश जो मंत्रालय है उनके अंदर जो इंटरनेट वेबसाइट है उनके द्वारा ये क्या कार्य होने लग गया है। तो ये कौन सी क्रिया है, ई प्रशासन है। इसके बाद हम देखें तो ई वाणिज्य, ई प्रशासन, ये आपके क्या है इंटरनेट की प्रमुख विधाएं हैं। तो देखते जो ये विधाएं हैं इनके माध्यम से इंटरनेट जो माध्यम है इसका क्या महत्व है। तो महत्व को देखें तो महत्व में इसने वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। पूरा विश्व क्या है, एक गांव है और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ जो सूचनाओं के आदान प्रदान का जो समय है वो बहुत कम हो चुका है और पूरे विश्व को हम बहुत कम समय में एक साथ जोड़ सकते हैं। इसी आधार पर कौन सी संकल्पना आरंभ की, वैश्विक ग्राम की संकल्पना आरंभ की। इस संचार माध्यम के द्वारा देखें तो आपके टेलीविज़न है, फैक्स है, टेलीफोन है, इन माध्यमों के जुड़ने के साथ साथ इनके प्रयोक्ताओं की संख्या क्या है और भी बढ़ गई है। इस माध्यम के द्वारा, इंटरनेट माध्यम के द्वारा जो आपके निजी व्यावसायिक संगठन है, सरकारी संगठन है, साथ ही साथ आपके जो नगरीय नियोजन व्यवस्था है, पर्यावरण नियंत्रण है या आपके जो वन उन्मूलन है, इनके लिए भी क्या है प्रयास किया जा रहा है और भौतिक आधार पर उपग्रह संचार माध्यम से क्या है चित्र लिए जा रहे हैं। जैसे वन उन्मूलन है, कौन कौन सी जगह वन वास्तविक है या नहीं है, उसके लिए उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से चित्र लिए जा रहे हैं। विश्व में कौन से नगर क्षेत्र है जहाँ पे बसाव ज़्यादा है, कम है, उसके लिए भी उपग्रह संचार माध्यम से क्या है चित्र लिए जाते हैं। और सैन्य गतिविधियों के लिए भी उपग्रह संचार माध्यम से क्या है चित्र लिए जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो सुरक्षा है, सुरक्षा में क्या है काफ़ी कुछ इजाफा हुआ है। जो प्रतिबंध है वो हटाए गए हैं इसके माध्यम से। तो इंटरनेट जो माध्यम है इसने विश्व में अपने विकास के साथ साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में काफ़ी कुछ क्षेत्रों में अपना महत्व स्थापित किया है, जिसके कारण इसके प्रयोक्ताओं की संख्या क्या है बढ़ी है। तो विद्यार्थियों आज हमने साइबर स्पेस इंटरनेट जो है उसके बारे में पढ़ा, साथ ही साथ साइबर स्पेस इंटरनेट का समकालीन जो विश्व है उसमें क्या महत्व है ये भी हमने जाना। अब जो हमारे इस पाठ्यक्रम में ये लेसन है परिवहन और संचार, ये लेसन हमने पूरा पढ़ा है। इस लेसन से
कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ये प्रश्न भी हमने एक एक करके जाने हैं। एक बार हम कुछ प्रश्न जो है उनको रिपीट कर लेते हैं। जैसे इससे संचार माध्यम है और परिवहन माध्यम है। संचार माध्यम से तो कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, तो एक तो इसकी परिभाषा कि संचार क्या है। संचार अभी बताया था मैंने कि तथ्य, सूचना, संदेश आदि का एक व्यक्ति या समूह से दूसरे व्यक्ति या समूह तक पहुंचाने का माध्यम क्या है, संचार माध्यम है। दूसरा जो प्रश्न मुख्यतः बढ़ता है कि जो संचार माध्यम है उसको हम कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो संचार माध्यमों का वर्गीकरण, संचार माध्यमों का वर्गीकरण तो हमने मुख्यतः दो भागों में इसको बांटा, एक व्यक्तिगत संचार और दूसरा जनसंचार। एक तो कौन सा बांट दिया, व्यक्तिगत संचार और जनसंचार। व्यक्तिगत संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, आपके मोबाइल, टेलीफोन, पत्र, और जनसंचार में रेडियो, टेलीविजन है, आपका इंटरनेट माध्यम इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा। संगोष्ठियां है, समारोह है, अखबार, पत्र पत्रिकाएं हैं। इसके बाद आएगा कि संचार जो है उसकी प्रकृति के आधार पर माध्यमों को तीन भागों में बांटा, दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य, तीन भागों में हमने इनको बांटा। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उपग्रह संचार प्रणाली क्या है। उपग्रह के माध्यम से संचार सुविधाओं के विकास के लिए, उत्तरोत्तर विकास के लिए क्या है, हम रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल आदि का उपयोग करते हैं, वही क्या है, उपग्रह संचार प्रणाली है। कौन कौन से उपग्रह आए, भारत में सबसे पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा, आर्यभट्ट। कौन सा छोड़ा, आर्यभट्ट 1979। इसके बाद भास्कर फर्स्ट 1979, फिर रोहिणी 1980, फिर 81 एप्पल, उसके बाद में इनसेट 1B जो रेडियो और टेलीविजन के लिए काम करता है। इसके अतिरिक्त हम देखिए इंटरनेट क्या है, ये प्रश्न तो आपके बोर्ड में आ चुका है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक विधा है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। कैसा है, कंप्यूटरीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके द्वारा एक डिवाइस जो होती है उसके एक डिवाइस है वो दूसरे डिवाइस से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के माध्यम से जुड़ती है। तो इंटरनेट क्या है, तो सीधी सी परिभाषा है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कंप्यूटरीकृत विद्युतीकृत स्वरूप है जिसके आधार पे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से क्या है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जुड़ती है, वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। इसके अतिरिक्त आपका इसमें जो प्रश्न बनता है, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, वही है कंप्यूटरीकृत विद्युतीकृत संसार है जिसके अंदर विश्व में जहाँ भी जो लोग हैं, जो कहीं भी किसी भी माध्यम में, वो लोग अपने डिवाइस के माध्यम से एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। समकालीन विश्व में इसकी कौन कौन सी विधाएं हैं, ये प्रश्न आपके बोर्ड में आ चुका है। समकालीन आर्थिक विश्व में या सामाजिक विश्व में कौन कौन सी विधाएं हैं, ई वाणिज्य है, ई प्रशासन है, आपके ई शिक्षा है। तो आपके जो ईमेल का मतलब क्या है, ईमेल भी तो है, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी आपके विद्युतीकृत आधार पे जो
सूचना का आदान प्रदान होता है, सूचना प्रेषित होती है, वो क्या कहलाएगी, ईमेल कहलाएगी। इसके अलावा इसका महत्व क्या है, तो इसने विश्व के विभिन्न भागों को उपग्रह संचार प्रणाली से खोजने की जो टेक्निक है वो क्या है, उत्पन्न की है। किसने, साइबर स्पेस इंटरनेट ने, और पूरे विश्व को एक थोड़े से समय के अंदर क्या समेट दिया है और वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। ये सारे एक ही है, उपग्रह, इंटरनेट, साइबर, इन्होंने वैश्विक ग्राम की संकल्पना को क्या किया, साकार किया है। अब इसके बाद जो परिवहन से जुड़े हुए हैं कि परिवहन की विधा या प्रकार, तो परिवहन की प्रकारों में आपने पढ़ा था जल, स्थल, वायु, पाइपलाइन, तो 4 प्रकार के परिवहनों का हमने अध्ययन किया। अब इन परिवहन माध्यमों में हम अलग अलग क्षेत्रों में, पहले जल स्थल का देखें तो स्थल को हमने 2 भागों में, रेल परिवहन और रेल और सड़क। तो यहाँ से प्रश्न होना, छोटी मध्यम दूरी के लिए सड़क और स्थल में लंबी दूरी के लिए व्यापारिक महत्व के लिए कौन सी, रेल। ठीक है। अब रेल परिवहन माध्यम के अलावा हम देखें स्थल परिवहन जो है उसमें सड़कें हैं वो कच्ची भी होती है और पक्की भी होती है। ठीक है, पक्की और कच्ची 2 प्रकार की सड़कें होती है। रेल परिवहन है उसके अंदर जो लंबी दूरियों के लिए जो वस्तुएं हैं ले जाई जाती है। लेकिन हम इसकी बात देखें जल परिवहन, जल परिवहन से है कि सबसे सस्ता सुगम परिवहन कौन सा है, जल परिवहन है। दूसरी बात, जल परिवहन जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला कौन सा है, जल परिवहन है। क्यों है, क्योंकि इसमें वस्तुएं हैं वो काफी मात्रा में ले जाई जाती है। क्या, वस्तुएं काफी मात्रा में ले जाई जाती है। मार्ग निर्माण का कोई खतरा या निर्माण का कोई खर्चा नहीं है। इसके अलावा जो जल परिवहन में जो जहाज जाते हैं एक निश्चित रेखा में जाते हैं, निश्चित रेखा में जाते हैं, एक निश्चित मार्ग में जाते हैं। उन जहाजों के निश्चित मार्ग में जाने को क्या बोलते हैं, कार्गो लाइनर। क्या बोलते हैं, कार्गो लाइनर। इसके अलावा जो आंतरिक जल परिवहन माध्यम है वो हमने पढ़ा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में झीलवर्ती प्रदेशों के बारे में, सेंट लॉरेंस के बारे में पढ़ा, मैकेंजी नदी के बारे में पढ़ा, ओटावा नदी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने इसी में आपके मिसिसिपी, मिसूरी और ओहियो मार्ग पढ़ा। तो हमें क्या है, सारे मार्ग एक एक करके रिपीट करने होंगे, जिससे क्या है कि हम जान पाए कि कौन कौन से जो प्रश्न है वो हमारे कोर्स में है। क्योंकि विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखना कि हमें अगर पाठ्यक्रम का पता है तो पाठ्यक्रम का जिस स्टूडेंट को पता है 25% उसका जो पेपर है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से सोल्व हो जाता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे कोर्स में क्या है, तो प्रश्न क्या आया तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए। ऐसे ही हमने वायु परिवहन की बात करें तो जल परिवहन में स्वेज नहर, पनामा नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1869 में कौन सी बनी, स्वेज नहर बनी। और 1914 में कौन सी बनी, पनामा नहर बनी। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है। स्वेज नहर है वो मध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है। अब स्वेज नहर जो है वहाँ जलबंधक नहीं है, पनामा नहर में क्या है, जलबंधक है। त्रिस्तरीय प्रणाली, प्रश्न है आपके, त्रिस्तरीय प्रणाली कौन सी नहर में है, तो आपकी कौन सी में है, पनामा में है। तो 3 लॉक्स वहाँ बनाए गए थे, हमने पढ़ा था, 3 लॉक्स वहाँ बनाए गए और यहाँ पे 6 जलबंधक बनाए गए, 6 जलबंधक और 3 लॉक्स का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त विश्व के सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग कौन सा है, तो राइन जलमार्ग है। और सबसे ज्यादा व्यस्तम है तो कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसके अलावा हमने वायु परिवहन को देखा। वायु परिवहन में हमने 6 प्रकार के वायु परिवहन के स्वरूप को पढ़ा। एक अंतर महाद्वीपीय है, फिर महाद्वीपीय है, फिर राष्ट्रीय है, फिर आपके प्रादेशिक है,
स्थानीय है और सैन्य है। स्थानीय और सैन्य, हमने 6 प्रकार के जो है मुख्य परिवहन स्वरूपों को पढ़ा, जिसमें हमने पश्चिम से पूर्वी पेटी, पूर्व से पश्चिम पेटी। प्रश्न आता क्या है, प्रश्न क्या आता है, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कौन से महाद्वीप में वायु परिवहन मार्गों का विकास सर्वाधिक है, तो कौन से में है, उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। क्यों है उत्तरी गोलार्ध में, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और सर्वाधिक जनसंख्या नहीं, वायु परिवहन में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो कौन सा है, आर्थिक फैक्टर है। कौन सा है, आर्थिक फैक्टर, क्योंकि ये महंगा है। कैसा है, महंगा है, इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर ज़्यादा काम करता है। दक्षिणी जो गोलार्ध है वहाँ पे इसकी विरलता देखने को मिलेगी, मुख्यतः 10 से 35 डिग्री वाले भाग में दक्षिणी गोलार्ध में इसके विकास में सीमित रूप देखने को मिलता है। इसके बाद वायु परिवहन जो है, उसके बाद हम पाइपलाइन परिवहन की बात करें तो पाइपलाइन लिक्विड फॉर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और विश्व में पाइपलाइन जो है उसके लिए कौन कौन से पदार्थों का वहन किया जा रहा है, इसमें दूध है, जल है, आपके अपशिष्ट पदार्थ है, इसमें पेट्रोलियम पदार्थ है, इनका वहन किया जाता है। विश्व की प्रमुख पाइपलाइनों में एक बार नाम रिपीट कर रहा हूँ, बिग एज पाइपलाइन जो अमेरिका की है, बिग एज पाइपलाइन कहाँ की है, अमेरिका की है। आपके जो कामेकान है, कामेकान कहाँ की है, आपके रूस की है। ठीक है, अपने HVJ है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है, सलाया मथुरा है, नहर कटिया बरौनी है जो कानपुर तक आगे चलेगी। ये पाइपलाइनें, और टेप पाइपलाइन, टेप का की है आगे फारस की खाड़ी से कहा जाती है, इराक तक जाती है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ जो हमारे लेसन में हमने पढ़ा उसकी कुछ समरी थी जो एक बार हमने रिपीट की है। इससे फायदा क्या है कि हमें एक बार लेसन में क्या क्या हमने पढ़ा उसका ज्ञान हो गया, जिससे हम आगे लेसन को रिपीट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हमने विश्व में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो विश्व में परिवहन संचार माध्यम का जो लेसन है उसको पढ़ा है। अगले वीडियो में हम अगले लेसन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।